अर्धनारीश्वर शीर्षक इस पाठ का जो सबसे पहला प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। तो इस प्रश्न का जो संभावित उत्तर हो सकता है उसमें लिखा जा सकता है कि नारियों में पुरुषों से अलग दया, सहिष्णुता और समर्पण के जैसे कुछ विशिष्ट गुण होते हैं और इन्हीं सब गुणों के कारण वो विनम्र होती है। पुरुष ने नारियों को घर में सीमित करके बाहर के जीवन को कर्कश और कठोर बना दिया है। नारियों की तुलना में पुरुषों में क्रोध, अहंकार और बदले की भावना अधिक होती है। ऐसे में नारियों के गुणों को यदि पुरुष अपना ले तो अवश्य विनाश को रोका जा सकता है। अतः इन्हीं सब कारणों से लेखक ने कहा है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत का वह विनाश न होता। रामधारी सिंह दिनकर रचित अर्धनारीश्वर शीर्षक इस निबंध के शेष अन्य प्रश्न आगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और फिर उन सभी प्रश्नों के संभावित उत्तरों को भी समझने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। अभी तक यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आइए आगे चलें और देखें कि रामधारी सिंह दिनकर रचित इस अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के शेष प्रश्न और क्या क्या हैं और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं। तो आइए इस पाठ का जो दूसरा प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज उसकी क्या सार्थकता है। तो इस प्रश्न के जवाब में आप लिख सकते हैं कि अर्धनारीश्वर की कल्पना संभवतः स्त्री और पुरुषों में समानता को दर्शाने के लिए किया गया होगा। पुरुषों ने बड़ी चालाकी से स्त्रियों को घर में कैद करके उसकी क्षमता को सीमित कर दिया, उसे पराधीन बना दिया। लेकिन इस निबंध के लेखक रामधारी सिंह दिनकर इन सबसे अलग विचार रखते हैं। लेखक के मुताबिक दोनों एक दूसरे के समान ही हैं। दोनों यदि एक दूसरे के गुणों को आत्मसात कर लें तो इससे उनकी प्रतिष्ठा कम नहीं होगी बल्कि यह उनकी पूर्णता में वृद्धि ही करेगी। लेकिन स्त्री पुरुषों के बीच एक विभाजन की रेखा खींच दी गई है। न तो स्त्रियां पुरुषों के गुण को और ना ही पुरुष स्त्री के गुणों को अपनाना चाहते हैं। वे इसे अपनी मर्यादा के विरुद्ध मानते हैं। यहाँ लेखक नर और नारी दोनों को समझाना चाहते हैं कि उन दोनों के ही गुण महत्वपूर्ण हैं। मतलब उन दोनों के ही गुण, किसी एक के नहीं, दोनों के ही गुण महत्वपूर्ण हैं। कोई कम या कोई ज़्यादा नहीं है। एक का गुण कभी दूसरे के लिए अवगुण नहीं हो सकता है। पुरुष नारियों के गुणों को अपनाकर जहाँ विनाश से बच सकते हैं, वहीं नारी पुरुषों के गुणों को आत्मसात करके निर्भय जीवन जी सकती हैं। संभवतः इसीलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई होगी। अब इस पाठ से संबंधित जो अगला प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं। तो इस प्रश्न का जो संभावित जवाब हो सकता है उसमें आप लिख सकते हैं कि रविंद्रनाथ, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन में अर्धनारीश्वर का अभाव है। उन सबकी रचनाओं में कहीं भी अर्धनारीश्वर का रूप प्रकट नहीं हुआ है। यही कारण है कि रामधारी सिंह दिनकर उन सब से असंतुष्ट हैं। नारियों के संबंध में रविंद्रनाथ का यह कहना कि कर्म कीर्ति, वीर्यबल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी, नारी की सार्थकता उसके मोहक और आकर्षक होने में है, यह बड़ा आश्चर्यचकित करता है। इसी तरह जयशंकर प्रसाद भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते हैं। कमोबेश प्रेमचंद का भी यही विचार है। प्रेमचंद कहते हैं कि जब वो पुरुष स्त्रियों के गुण को अपनाते हैं तब वह देवता बन जाता है, लेकिन वहीं जब स्त्री पुरुषों के गुणों को अपनाती हैं तब वह राक्षसी बन जाती है। स्त्रियों के प्रति यह भाव इन चिंतकों को शोभा नहीं देते, अतः उन चिंतकों से दिनकर जी असंतुष्ट दिखाई देते हैं। क्लियर?
आगे जो प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। ये दोनों क्या है, प्रवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं और निवृत्ति मार्ग क्या है, या फिर इसे किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है इस चौथे नंबर के प्रश्न में। तो इसके जवाब में लिखा जा सकता है कि नारी को आनंद का साधन मानकर उसे गले लगाना, अर्थात जिस मार्ग के प्रचार से नारी की मर्यादा उठती है अर्थात उसे ठेस पहुंचती है वो प्रवृत्ति मार्ग कहा गया है। जबकि निवृत्ति मार्ग में पुरुषों ने नारी को गैर जरूरी मानकर संन्यास ग्रहण किया, जिसे मुक्ति की खोज में जीवन का सबसे बड़ा साधन माना। इसी सन्यासी के मार्ग को निवृत्ति मार्ग कहा गया है। क्लियर। अब आगे जो 5वें नंबर का सवाल है उसमें पूछा जा रहा है कि भगवान बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो जवाब में आप लिख सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा था, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया है वह 5000 वर्षों तक चलने वाला था, लेकिन अब वह 500 वर्षों तक ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। यही बात भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा था। क्लियर। आगे 6ठे नंबर का जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है, क्या ऐसा कहना उचित है। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं या फिर ऐसा लिखा जा सकता है, आप चाहें तो उसको बदल के दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। किसी भी स्त्री को अहेरिन, नागिन या फिर उसे जादूगरनी के जैसे गलत शब्दों से संबोधित करने के पीछे इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। एक तो स्त्रियों की अवहेलना या फिर उसे अपमानित करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता होगा, या फिर दूसरा, पुरुष अपनी कमी अथवा दुर्बलता को छिपाने या फिर अपनी श्रेष्ठता का दंभ भरने के लिए स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहता है। इसके अतिरिक्त इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। वैसे स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में गुण अथवा अवगुण जो भी कम अधिक जो भी होते हो, पर इस तरह के गलत शब्दों से स्त्री को संबोधित करना सर्वथा अनुचित है। बिल्कुल भी कहीं से भी है उचित नहीं है कि स्त्रियों को इस तरह के गलत शब्दों से उसे संबोधित किया जाए, ये गलत है। क्लियर। आगे जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई या आरंभ हुई। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि कृषि के आविष्कार के बाद एक के जीवन को घर की दीवारों में कैद कर दिया गया, खास करके नारियों को उसके घरों की दीवारों के बीच उसे कैद कर दिया गया, उसे सीमित कर दिया गया। नारी घरों में रहने लगी जबकि पुरुष बाहर रहने लगे, अर्थात कृषि के आविष्कार के बाद नारी पराधीन होती चली गई। क्लियर। अब आगे जो सवाल है उसमें प्रसंग स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। उसमें जो पहला सवाल है या फिर पहली जो पंक्ति दी गई है जिसका प्रसंग आपको स्पष्ट करना है, उसमें कहा गया है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं या फिर लिखा जा सकता है कि प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर रचित निबंध अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध से उद्धरित है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति बिल्कुल उस लता की तरह है जो किसी पेड़ के अधीन फलती फूलती है। लता की तरह स्त्रियों का सब कुछ पुरुषों की मर्जी पर निर्भर करता है। पुरुषों ने जानबूझकर पहले नारी को घर तक सीमित किया, फिर आर्थिक तौर पर पंगु बनाकर उसे पुरुषों की पराधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। यही कारण है कि नारी पुरुषों को अपना अवलंब और तारनहार समझने लगी, अर्थात पत्नियां अपने पति को कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता वृक्ष को देखती है। क्लियर। आगे कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, इसका भी प्रसंग स्पष्ट करना है। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध से ली गई है। इस पंक्ति के मार्फत लेखक कहना चाहते हैं कि नर अथवा नारी दोनों एक दूसरे के गुणों के बिना अधूरे हैं, अर्थात दोनों के गुण एक दूसरे की पूर्णता में वृद्धि करने वाले हैं, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों इसे अनुचित मानते हैं। उनको लगता है
कि पुरुषों में स्त्री के गुण आ जाने से वे स्त्रैण हो जाएंगे और नारियों को लगता है कि उसमें पुरुषत्व आ जा के होने से उसके नारीत्व में बट्टा लग जाएगा। लेकिन इस संबंध में लेखक का मानना है कि नर और नारी दोनों के गुण महत्वपूर्ण हैं। एक का गुण कभी दूसरे के लिए अवगुण नहीं हो सकता है। पुरुष नारियों के ममता, माया, सहिष्णुता और भीरुता के जैसे गुणों को अपनाकर जहाँ विनाश से इस संसार को बचा सकते हैं, वहीं नारी पुरुषों के गुणों को आत्मसात कर निर्भय जीवन जी सकती है। पुरुषों में नारीत्व के लिए लेखक ने अपने इस निबंध में गांधी जी का उदाहरण देते हुए बताने का प्रयास किया है कि उन्होंने भी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में नारीत्व की साधना की थी। क्लियर? आगे एक सवाल है कि जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि संसार में नर और नारी सभी के जीवन का उद्देश्य लगभग एक जैसा ही है, लेकिन पुरुषों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनमाने ढंग से अधिक क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है। सब कुछ पुरुषों से ही संचालित होती दिखाई देती है, इसलिए संसार में कोमलता कम, कर्कशता अधिक दिखाई पड़ती है। पुरुषों के कार्य क्षेत्र के संचालन और नियंत्रण में यदि स्त्रियों की भी भागीदारी हो तो मानवीय संबंधों में अवश्य कोमलता को अनुभव किया जा सकेगा। नारियों का कार्यक्षेत्र केवल घरों तक ही सीमित नहीं है, बाहर भी उसकी भूमिका है। पुरुषों की भांति आज स्त्रियां भी जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर अपने आप को साबित कर रही हैं। अतः इस तरह कहा जा सकता है कि पुरुषों का कार्यक्षेत्र वास्तव में स्त्रियों का भी कार्यक्षेत्र है। क्लियर? आगे इसके अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करें। अर्थात कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में या निबंध के माध्यम से लेखक रामधारी सिंह दिनकर अपने जो विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं उसका सारांश लिखना है या सारांश के रूप में उसे व्यक्त करना है। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि इस निबंध में लेखक ने अर्धनारीश्वर को पूर्णता के प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत किया है। लेखक नर और नारी दोनों को समान बताते हुए कहते हैं कि एक का गुण दूसरे में दोष नहीं हो सकता। अर्थात स्त्रियों में पुरुषों का गुण और पुरुषों में स्त्रियों का गुण का आना कोई दोष नहीं बल्कि पूर्णता का द्योतक है। बावजूद इसके लेखक को अर्धनारीश्वर का यह रूप कहीं दिखाई नहीं देता है, जिससे वे काफ़ी दुखी है। हर जगह स्त्री स्त्री के रूप में और पुरुष पुरुष ही दिखाई देते हैं। नारियों के गुणों को अपनाने में जहाँ पुरुष मर्यादा के विरुद्ध मानते हैं, वहीं स्त्री भी पुरुषों के गुण को अपनाने में नारीत्व में बट्टा मानती है। संभवतः लोगों की संकुचित मानसिकता और उनका अहंग ही इसके पीछे का मूल कारण है। लेकिन लेखक नर और नारी दोनों को समान मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल, रविंद्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद आदि के चिंतन में इस विषय के अभाव से इसके लेखक असंतुष्ट हैं। वे कहते हैं यदि भगवान ने धूप और चांदनी में बंटवारा नहीं किया तो फिर इन आपसी गुणों के आधार पर मनुष्यों को बांटने वाले हम कौन होते हैं। इस निबंध में उन्होंने स्त्रियों की दासता का संक्षिप्त इतिहास की ओर ध्यान को आकृष्ट करते हुए कहते हैं कि कृषि के आविष्कार के बाद पुरुषों ने वर्चस्ववादी तरीकों से नारी को पराधीन बना दिया। घरेलू कामों के बहाने स्त्रियों को घर में कैद कर दिया गया। पुरुष स्वयं को बंद कोठरी से बाहर रखा। मनुष्यों द्वारा समाज में किया गया संभवतः यह पहला बंटवारा था। जिंदगी दो भागों में बंट गई। वह अपने अस्तित्व की भी अधिकारिणी नहीं रही। उसे लगने लगा, अर्थात स्त्रियों को लगने लगा कि पुरुषों के कारण ही उसका अस्तित्व है। नारी को भोग का विषय समझकर उसका उपयोग किया गया। पर लेखक ने इस निबंध में नर और नारी दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। वे पुरुषों में नारीत्व की ज्योति को जगाने और नारी में पुरुष के गुणों के हिमायती हैं। क्लियर?